लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने फिनोल और एनिलीन का ESR निपटा दिया था। फिनोल और एनिलीन ये 12th NCERT के पार्ट है। तो 12th NCERT में फिनोल जहाँ पे है वहां पर ESR रिएक्शन लिखी, उसको पढ़ना है आपको। हाइड्रोकार्बन का लास्ट पार्ट चल रहा है। हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट रह गए हैं, वो है एक थोड़ा सा है आपका है एडिशन रिएक्शन और एक ही आपका है ऑक्सीडेशन। मैं एडिशन रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी करें, उसको वन बाय वन समझाता हूँ। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हो गया क्या? अच्छा, पढ़ा दिया ये। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, सुन लो। एडिशन रिएक्शन हो चुका, ऑक्सीजन चल रहा था। ठीक। ऑक्सीडेशन जो है वो भी उसमें एक पार्ट हो चुका अपना, है ना? ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। और क्या? वो क्या हुआ? और एडिशन रिएक्शन हो चुकी है बेंजीन की, उसमें दो पार्ट थे। हमने कहा था एक में तो हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन बनाया था, और एक में बनाया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाया था। ठीक। फिर ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था केमनोफोर का, पढ़ लिया था हमने। यहाँ तक ठीक है ना? उसके बाद सेकंड 2 3 4 है। 2 3 4 के अंदर हमें केवल ऑक्सीजन के अंदर केवल हमें रिजल्ट याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 3 4 तीनों को लिख रहा हूँ एक साथ, इसको आप लोग कॉपी करिए। सेकंड जो है ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो हो रहा है बाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि बेंजीन है, बेंजीन पर V2O5 और हीटिंग करेंगे तो ना, हीटिंग 300 सेल्सियस तक कर रखा है, और एक अगर सपोज V2O5 450 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो दोनों में ही अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। एक में बनता है फिनॉल बनेगा, और एक में जो बनेगा वो बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। मैलिक एनहाइड्राइड, सब लोग लिखो, उसको बातें ना करें। यहाँ पे फिनॉल बना है, और यहाँ जो कंपाउंड बना है उसका नाम होता है मैलिक एनहाइड्राइड। थर्ड रिएक्शन है, इसका नाम है बाई एटार्ट रिएक्शन। एटार्ट रिएक्शन के अंदर टोलोइन से बेंजेल्डिहाइड बनता है। बेंजेल्डिहाइड बनता है। इसके लिए यहाँ पर लिया जाता है CrO2Cl2, और यहाँ पर लिया जाता है वाटर एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या से क्या बनता है ये ध्यान रखना चाहिए। CrO2Cl2 का एक नाम होता है, वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट जो होता है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्रोमम के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और उस कंडीशन के अंदर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है टोलुइन का। तो मैंने यहाँ पर थर्ड रिएक्शन को मार्क किया है, मतलब उसको ब्लॉक किया है कि भाई किस तरह से रिएक्शन हो रही है।
और ये ऐसी ही रिएक्शन जो होती है वो फोर्थ रिएक्शन भी होती है, वैसे वैसे ही कि यहाँ पर क्रोम की रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया जा रहा है, अल्टीमेटली वहां पर भी वाटर के साथ उसका करवाया जा रहा है हाइड्रोलाइसिस, तो बनता है बेंजल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर मेन काम है कि इसमें क्या से क्या जो है हमें बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डाइक्रोमेट, कैमनोफोर और क्रोमिक एसिड से हम लोगों ने वहां पर रिएक्शन करवाई थी, और हम लोगों ने कहा था कि वहां पे जितने भी बेंजीन के जो कंपाउंड होंगे या फिर बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप लगता है वो सब जो है वहां पे हो जाएंगे ऑक्सीडेशन, और अल्टीमेटली वहां पर जो कंपाउंड जो बनेगा वो जो बनेगा दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। उसके अंदर COH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड या उसका सॉल्ट बनेंगे। एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप निपटाइए। क्या करता है? हैं? पलटी मार, ऐसे पलटी मार, हम पलटी मार देंगे तो फिर जो है गुस्सा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, नाराज है क्या? डिप्रेस है जिंदगी में? जो भी ऐसी बातें करता है तुरंत उसको चार लोग उठा के लेके जाओ नीचे, जो है काउंसलर के पास लेके जाओ तुरंत, उसके बात ही मत मानो, पकड़ के। हाँ,
एक सीक्वेंस रिएक्शन दे रखी है जिसमें ये सारे रिएजेंट अलग अलग हैं। देखते हैं कितने लोग, सारे के सारे 5 प्रोडक्ट है इसके अंदर, कितने लोग सही कर पाते हैं। ऑक्सीजन में क्या से क्या बनता है पता होना चाहिए। यहाँ से ये बनता है, टोलुइन से बेंजोडाइड बनता है, टोलुइन से बेंजोडाइड बनता है। इन दोनों के अंदर सेम काम हो रहा है। यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्रोम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, और ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो अल्टीमेटली बनता है। इसमें इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, जैसा लिखे हुए वैसे में लिखा है, मैकेनिज्म नहीं होती है इसकी, ये ध्यान रखना होता है कि ये इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे ये होता है इंटरमीडिएट। बातें ज्यादा हो रही है। आ गया हो पीछे। हाँ। तुम कुछ नहीं किए तो हमने कब कहा कि तुमने कुछ किए हो? तुम आओ यहाँ पर आओ। मैंने कहा आपको, आपके आपके लिए मैंने ये कंपाउंड दे रखे हैं। आपको आएगा ठीक, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। बातें कहाँ से आती हैं? यहाँ पे आ जाओ। जितने आपसे बनते हो उतने बनाओ, और नहीं है तो आप पन्ने पलट के देखो कि ये चीज कहाँ लिखवा रखी थी। उससे फायदा ये होगा कि वो चीज आपका याद रहेगा आपको। और ये बेस्ट तरीका होता है रिएजन को याद रखने का। ये तो सबको आता होगा। बच्चों क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? बेंजीन बना यहाँ पर। क्या यहाँ पर वो तुम्हारा फुप्पा लगता है तुम्हें 3 मॉल बना के देगा यहाँ पर? नहीं। ना, ये जो है आपका वो क्या है, देश का देसी नाम क्या है? लाला। लाला काम क्या होता है? अच्छा अच्छा। ना, यहाँ आया प्लस और माइनस, माइनस को लाला खुद ही खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? वो का है लुइस एसिड है। ना, प्लस जो होगा वो बेंजीन में हो जाएगा लॉन्च। इस रिएक्शन नाम क्या होता है? वो होता है फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या नाम होता है? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने जब भी आएगा क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड जो आता है उसको बोलते हैं एटार्ड रिएक्शन। क्या होता है? एटार्ड रिएक्शन। बोलो एक बार। एटार्ड रिएक्शन कब होगी? जब क्रोमाइल क्लोराइड आएगा। क्रोमाइल क्लोराइड आता है तो वो होती है एटार्ड रिएक्शन। तो वो क्या काम करता है? टोलुइन से क्या बनाएगा? बोलो एक बार। टोलुइन से बनाएगा बेंजल्डिहाइड। बोलो एक बार सभी लोग। टोलुइन से बनाएगा बेंजल्डिहाइड। टोलुइन से बनाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है। यहाँ पे इधर कहीं लोग को दिख नहीं रहा होगा।
ना टोलुएंट हमने बनाया बेंजाल्डिहाइड, उसके बाद फिर यहाँ चलते हैं आगे। बेंजीन की रिएक्शन वेरियम पेंटाऑक्साइड के साथ हो रही है 300 पर, तो ना यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा फिनोल। ठीक, ये है ना। यहाँ पर ये दोनों थोड़े भारी हैं, ये थोड़ा सा भारी, कई लोगों से बनेगा कहीं से कुछ नहीं बनेगा। ये रिएक्शन थी रीमर टिमान रिएक्शन, बोलो एक बार। ये है रीमर टिमान रिएक्शन। रीमर टिमान रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ पे बनेगा, इसके अंदर बनेगा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। OH के पास में यहाँ पे लग जाएगा CHO। क्वेश्चन पूछूं एक, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल था आपका CCl2, इसका नाम था आपका DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। बहुत बढ़िया। फिनोल की रिएक्शन घिरना रेजेंट से होती है तो क्या बनेगा? इसका आंसर जो है आपको वो है CH4। जिन बच्चों को नहीं आया उनको समझाता हूं। जब भी गिनार एजेंट आपके सामने आता है, आप हमेशा मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन को एक माइनस चार्ज बनाओ। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आएगा माइनस चार्ज, गोला कर दिया इस कार्बन को। अब ये कार्बन जो होगा उसको गिनार एजेंट को एक्टिव एच बहुत पसंद है, बोलो एक बार। सर, पूरी जो है राग के साथ जो है गाना पड़ेगा ये। गिनार एजेंट को एक्टिव एच बहुत पसंद है, बोलो। अब एक्टिव एच पता नहीं, हमें दुख की बात तो ये वो होता है स्ट्रॉन्ग एच। स्ट्रॉन्ग एच का मतलब होता है कि सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन से लगा हुआ एच। तो ना ये क्या एक्टिव एच है क्या? बस ये आपने गोला क्या है, इसको गोला क्या है ना, इसको ये अटैक करेगा, यहाँ खा जाएगा इसको। एक्टिव एच ये गिनार एजेंट के गिनार गिनार एजेंट यानी GR एक्टिव एच खा जाता है तो एच जो है खा जाएगा तो CHO बनेगा ऐसे। बाकी का क्या बनेगा? बाकी सॉल्ट बनेगा, और क्या, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके आता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये अपना पूरा हाइड्रोकार्बन के पूरे लेक्चर को पूरा मतलब एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन पांच चारों को अपने समेट लिया है। यहाँ पर पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने 12 के से जुड़े हुए जो टॉपिक थे उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया ताकि वो चीजें समझ में आए। हमने एलिमिनेशन किया था E1 E2, ये पूरा का पूरा जो है 12th एनसीईआरटी में भी दे रखा है। हमने यहाँ पर फिनोल का ESR पढ़ा, वो भी आपका 12th का है। हमने यहाँ पे ESR ऑफ एनिलीन पढ़ा, वो भी जो है आपका 12th का है। तो ऐसी बहुत सी जो चीजें थी वो 12th की हमने वो शुरू कर ली थी। लेकिन फिर भी हम बात करें चैप्टर वाइज, आपके सामने जो रखा गया है ये आप नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है 12th का पहला चैप्टर है। उसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। बच्चों कई लोगों को ये पता नहीं होगा, हेलो अरीन्स, अरीन्स का जो मतलब होता है वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग है, मैं कहता हूँ बेंजीन, लेट से मैंने कहा बेंजीन रिंग है ना, एरीन्स। तो बेंजीन पर जब हेलोजन लगता है, और हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन एल्काइल पर जो है आपका हेलोजन लगा हुआ है। इधर इधर सुने, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म की बात कर रहा हूँ, उनको वन बाय वन थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। इधर आप लोगों ने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड, एक पढ़ा होगा आपने अराइल हैलाइड। तो बच्चों RX को बोलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। अराइल का मतलब होता है बेंजीन पर हेलोजन जब लगता है बेंजीन पर, उसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल या अराइल। अराइल। तो इसी एक रुको रुको, अपने ऑर्गेनिक में कुछ कंपाउंड के नाम इतने हो गए हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखने चाहिए। बच्चों ये जो कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम होता है अराइल हैलाइड, बोलो एक बार। इसी को बोला गया है हेलो अरीन्स। क्या नाम बोला गया? हेलो अरीन्स। इसका IUPAC नाम होगा हेलो बेंजीन। क्या नाम होगा? हेलो बेंजीन। तो ये जो नाम है वो आपका IUPAC से तरह लिखा गया, और ये जो आपका है कॉमन नेम की तरफ। विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH ऑफ का ये हेलोजन। किसी भी ऐसे विनाइल का मतलब होता है डबल बॉन्ड पर सीधा हेलोजन लगा हो। एक होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड जो होता है CH2, ना यहाँ पे आपका आएगा CH2, ये आपका X है। ये जो कार्बन होता है बच्चों, ये होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है? अल्फा कार्बन। एलाइलिक कार्बन मैंने बताया था आपको, FR SR के अंदर एक एक शब्द आया था एलाइलिक, एक शब्द आया था बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब होता है, इधर देखो, एलाइलिक का मतलब होता है अल्फा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, बोलो एक बार। और बेंजाइलिक का मतलब होता है अल्फा कार्बन ऑफ बेंजीन। अल्फा कार्बन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन बनाया मैंने यहाँ पर और ना यहाँ पे CH2 रखा हो, ये रखा X। ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, किसका कार्बन है? बेंजीन का। तो ये आपको समझ में आया। एक और शब्द आता है, ये सब बेसिक टर्म चल रही है।
अब ये आपके एनसीईआरटी 12 एनसीईआरटी के पहले दो पेज में लिखा हुआ है, अब मैं इसको समझाऊंगा यहाँ पे है क्या। ये एक आता शब्द आता है विस्नर डाइहेलाइड, क्या आता है? एक आता है जेमुनल डाइहेलाइड, जेमुनल डाइहेलाइड, क्या ये आपको आता है? बच्चों, जब किसी भी पड़ोसी कार्बन पर दो हाइड्रोजन लग जाते हैं ना, एक एक्स यहाँ लगा एक यहाँ लगा, इसको बोलते हैं हम लोग विस्नल डाइहेलाइड। और ना ये अगर सपोज एक कार्बन पर दो एक्स लगे हो ना, यहाँ पर एक एक्स ये लगाओ एक ये लगाओ, इसको हम बोलेंगे जेमिनल हैलाइड्स। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है विस। क्या आपको ये समझ में आता है? उसके बाद फिर एक आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड पता है? कार्बन नाइट्रोजन की खुद की डिग्री होती है, लेकिन हाइड्रोजन हेलोजन और ओएच की अपनी खुद की डिग्री नहीं होती है। ये इनको हमने नाम दिया था पैरासाइट। ये अपनी डिग्री के लिए कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। क्या यहाँ से बात क्लियर हो रही है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैंने कहा इसके अंदर CH3 नौ CH2 नौ CH और ये होगा CH3 और ये आपको हो गया ब्रोमीन। हाँ, हेलोजन की अपनी डिग्री नहीं होती है, जिस कार्बन से लगते हैं वही डिग्री जो होती है, तो ये कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री हेलाइट होगा। क्या यहाँ से बात क्लियर हो रही है? ना लेट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH, ना इधर देखो CH3 और यहाँ पे लिखा है मैंने इसके अंदर ये आपका CH3 हुआ और ये आपका हो गया Br। बताओ क्या ये 3 डिग्री होगा? और लेट से मैंने कहा आपका इथाइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, ये कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा। इस तरीके से लिखें इसको आप। जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या ये आपसे सीक्वेंस रिएक्शन हो रही है आप लोगों से? ठीक है। नहीं, हाँ, जरूर नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लूं? एक क्वेश्चन पूछूं क्या? डिप्रेस सुनियो। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। बता। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है वो ऐसा आएगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की डिग्री बताइए ब्रोमाइड की, ऐसा। हाँ, इसका जो है डिग्री बतानी हमें इसकी।
तो ऐसा है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। नियोपेंटाइल, पहले बात तो ये नियोपेंटेन है, ये पहले नियोपेंटेन क्या ये है, इसमें ब्रोमीन लगाना है, तो एक एच को हटाकर हमने क्या किया यहाँ पे लगा दिया, तो इसका नाम होता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक, बताओ डिग्री क्या होगी। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो इतना हो, ये 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा, 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए आपके सामने एक पोलर सॉल्वेंट की लिस्ट लिखी है। पोलर सॉल्वेंट को एनसीईआरटी में गिवन नहीं हो, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, उसके पीछे वजह ये आगे चलकर दो रिएक्शन ऐसी आएगी उसमें हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको समझ रहे हैं, और इससे हम उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इससे क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, लेकिन ये उन क्वेश्चन को करने के लिए हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा, पहले तो वो बात की बातें, पहले इस लिस्ट को समझ लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट दो किस्म के होते हैं, पीपीएस और पीईएस। पीपीएस का फुल फॉर्म होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पीएएस पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये कौन कौन सा होता है, आसान है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके पास एक्टिव एच होता है। क्या एक्टिव एच जानते हैं आप लोग? ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके पास स्ट्रॉन्ग एच हो, जिनको नहीं पता, अगेन बताऊं, सल्फर, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन से लगा हुआ एच, क्या यहाँ पे एक्टिव एच है? पानी में है होता है एक्टिव एच। क्यों एच एक्टिव है? ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यहाँ पे भी एच ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये भी एच ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ये सब में एक्टिव एच है। और जिनके पास एक्टिव एच ना हो वो सब वो इधर आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी एक्टिव एच नहीं है। क्या भाई समझ आपको आ रहा है? एक्टिव एच यहाँ पर नहीं है, तो ये सब के सब जो हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। इनके सबके नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नाम लिखे हुए आएंगे आगे। तो ये नाम क्या, ईथर है, एसीटोन है, ये नाम है डीएम है, डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड डीएमएफ, और लिखा हुआ डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये सब नाम थोड़े ध्यान रखने, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। लिखें।
वैसे झपट मार दो उसको। कितने प्यारे बच्चे बताओ आप, हमेशा जान लेने के लिए तैयार रहते, बस मौका मिल जाए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को दोनों को कैसे पहचानेंगे? एक में एक्टिव एच होगा, एक में एक्टिव एच नहीं होगा, क्या पहचान लेंगे हम लोग? यहाँ पे भर भर कर हाइड्रोजन रखे हुए हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी एच ऐसा नहीं है जो एक्टिव एच कहलाए, इसीलिए हम आराम से इसको पहचान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हेडिंग है, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं ताकि हमें दो रिएक्शन पढ़नी है, उसके लिए हम लोग जो है उससे पहले जो खास खास बातें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मेन रिएक्शन पे आते हैं। ये लिखा गया न्यूक्लियोफाइल और बेस, पहले सुन लो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या होता है? बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या होता है? तो दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये दोनों जो है अमीर इंसान होते हैं, ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं तो इनका नाम अलग अलग क्यों रखा गया है? तो नाम अलग अलग क्यों रखा गया है उसके पीछे वजह है। ये OH और ये OH दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? अगर ये OH इसके पास, ये दोनों अमीर इंसान है क्योंकि दोनों दोनों के पास जो है माइनस चार्ज है। ये अगर माइनस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को अगर हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे ये एज ए बेस काम कर रहा है, एज ए बेस काम कर रहा है। कौन? OH। अगर ये OH यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था, व्हाट वी से कि ये आपका जो है OH जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेस H पे हमला करता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे हमला करता है। बताओ बेस न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर होता है? बेस कार्बन हाइड्रोजन पे हमला करता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे हमला करता है। क्या यहाँ तक बात हो रही है? तो बच्चों ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। नीचे वाली रिएक्शन में ये कौन है? ये कौन है? ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ना नीचे वाली रिएक्शन को बोला गया है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला गया है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो इस OH को यहां से हटा देगा, तो इसकी जगह आगे बैठ जाएगा। किसने हमला किया? न्यूक्लियोफाइल ने। किसको हटाया? किसको रिप्लेस किया? क्लोरीन को। किसको रिप्लेस किया? क्लोरीन को। तो इसलिए बोला गया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी का जो नाम होता है वो हम बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं हम लोग NSR। क्या बोलते हैं? NSR। क्या यहाँ तक बात की? इसमें तीन खास बातें हैं, वो लिखते हैं, आगे चलते हैं। इसको लिखो आप लोग। बेस हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हम बोलते हैं बेस है ये। अगर सपोज कोई कार्बन पे अटैक करे तो उसको हम बोलते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। लिखें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, बट बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन।
फर्स्ट बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन। अटैक ऑन हाइड्रोजन। पॉइंट नंबर सेकंड, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो लिखा है बोर्ड पर, लिखा है, इसको स्पेलिंग में दिक्कत आती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी are generally parallel, are generally parallel, means more nucleophile more base, more nucleophile more base, फुल स्टॉप इसी में लिख दीजिए। इफ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी में लिखना है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, more donating capacity, more donating capacity, more donating capacity, or other word, or in other word, or in other word, more stable minus charge, more stable minus charge, more stable minus charge will be less available, will be less available for donation, less available for donation। ठीक है, हो गया यहाँ पर। नाउ इसके दो, अब एक लास्ट पॉइंट लेके आया, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है, तो किसका ऑर्डर पूछ रहा है वैसे? न्यूक्लियोफाइल का तो पूछा, न्यूक्लियोफाइल कैसे निकालेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपने लोन पेयर किसको सप्लाई करता है? कार्बन को। तो जिस जगह ज्यादा डेंसिटी होगी वो सप्लाई करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखा गया नंबर 2, मतलब माइनस चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना, यहाँ पे हमने कहा यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर 2 वाला पहले अटैक करेगा कंपेयर टू लोन पेयर के। अब ये सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग उलझते हैं। ये माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, जहां पे माइनस चार्ज चमकता है वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, 100% सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है ये हमें समझना है। मुझे बताओ इन चारों में से वो कौन से माइनस चार्ज हैं जो कि डी लोकलाइज है? क्या ये डी लोकलाइज है बच्चों? ये आपका डी लोकलाइज है, तो हमने कहा ये आपका डी लोकलाइज है। तो क्या ये भी डी लोकलाइज है? ये भी आपका डी लोकलाइज है, तो ये भी आपका डी लोकलाइज हो रहा है। क्या ये लोकलाइज है? ये लोकलाइज है, ये भी आपका क्या है? लोकलाइज है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि यार ये स्टेबल माइनस चार्ज जो है स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। तो 1 और 2 जो होंगे, ये 1 और ये 2 जो है पहले आएंगे कंपेयर टू 3 और 4 के। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? अब 1 और 3 में देखते हैं। देखो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो ऑक्सीजन को काउंट मत करो, अब ऑक्सीजन के पास में क्या लगा हुआ उसको देखना है। ऑक्सीजन काउंट क्यों नहीं करना है? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है? माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास में क्या लगा हुआ है? H। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या लगा हुआ है? CH3। CH का क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। क्या होता है? प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ये प्लस आई जो है सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को, यहाँ पे माइनस चार्ज में डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो कंपेयर टू सेकंड के पहला वाला पहले आएगा। तो नाउ फर्स्ट देन आपका 2। नहीं है ऐसा, क्या समझना है इसके अंदर? यहाँ डेंसिटी ज्यादा कैसे होगी डेंसिटी? क्योंकि प्लस आई ग्रुप लगे हुए, प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, सप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये पहले सप्लाई करेगा। अब आते हैं यहाँ पर, इनमें से जो भी स्टेबल होगा, ज्यादा जितना स्टेबल होगा, मैं 3 4 की बात कर रहा हूँ, 3 4 में जो जितना स्टेबल होगा वो अपना माइनस से पकड़ के बैठेगा, वो देगा ही नहीं किसी को, या कम देगा। आप बताओ कौन सा स्टेबल है, 3 या 4? क्या ये मोर स्टेबल है? बच्चों ये मोर स्टेबल क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर जो है आपका इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर हो रहा है इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है, इक्विवेलेंट आरएस है क्या है यहाँ पर, समझ पाया। तो जब ये स्टेबल है, ज्यादा आरएस इसमें इक्विवेलेंट आरएस होते हैं, इसीलिए अगर ये माइनस है, स्टेबल माइनस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ज्यादा है तो होल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा उसको, वो तो सप्लाई कम करेगा। इसीलिए व्हाट वी से 1 देन 2 देन आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा लास्ट में 3। लिखें उसको आप लोग, लिस्ट अवेलेबल। आ जाओ, अच्छा बच्चा भेज रहा हूँ, उसका ध्यान रखो। आओ योगी आओ। नहीं रुको, तू यहाँ मत बैठ, ये है ना, ये अलग है। नहीं तू वहां मत बैठ, तू हर बेंच पे जो है ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी आंखों से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है भाई। योगी तेरी बड़ी डिमांड है यार, पीछे वाले तेरे को याद कर रहे हैं। क्या चाहिए, क्या कुछ चाहिए आपने? हाँ बेटा, हाँ कुछ चाहिए, बताओ, डिमांड है। ये सारी जरूरतों का इलाज है अपने पास, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा बढ़िया से। देखो वहां से यहाँ बुलाया, अब तो यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान कौन रखेगा? नहीं इस रूप इस B1 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्सनल अटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है। कहीं ऐसे नहीं होते बच्चे जो होते हैं, जो है मतलब वो बड़े एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, थोड़ा सा अगर कंट्रोल ना हो क्लास में तो वो कभी इसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, कभी ये इसकी जेब में। अलग ही चल रहा है कहानी। ये तुम मार्कर वार्कर खुद का ये वाइटनर खुद ही लेके आया करो भाई, हम बता रहे हैं ये ऐसे चलने वाला नहीं है। ना पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर पूरा बताया, ये तो है। दूसरा क्वेश्चन जो है कई लोगों को भारी होता है, तो ये बताया कि भाई जिसके पास माइनस होता है, अगर वो रेजन से हाईली स्टेबल होता है तो डोनेशन में वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट है, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 लिखें एक बार, लिखिए। इन सम केसेस, इन सम केसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी एंड बेसिसिटी आर अपोजिट, आर अपोजिट।
कौन कौन से केस लिखे हैं मैंने? फर्स्ट केस ग्रुप आयंस पीपीएस और नो सॉल्वेंट, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ फर्स्ट केस ग्रुप आयंस, सेकंड केस जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आर ओ माइनस का नाम होता है एल्कोक्सिल आयन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाऊंगा। मैं ये जो पॉइंट समझाऊंगा तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि आपको पॉइंट नंबर सेकंड में हवा लगे। नहीं तो होगा क्या, ये जो है इसको अंदर जो अगर थोड़ा सा जो है सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें आपको आएगी। क्योंकि होता क्या है कि चीजें आसान है, लेकिन दोनों जब क्लब कर रहे हो तो दिक्कतें आपको आती है। ना पहला केस लिखा है बच्चों ग्रुप आयंस। अपने पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं। FCl BrI पीरियड के हैं या ग्रुप के हैं? ग्रुप के हैं। तो ग्रुप आयंस का मतलब होता है कि एक पीरियड टेबल के ग्रुप वाले आयंस। ठीक, इधर देखो, इन चारों में से मैंने कहा कि बेसिसिटी का ऑर्डर मैं खुद बता रहा हूँ, पहले तो सुनना है अभी आप लोग। इनमें पूछा गया है कि अच्छा बेस कौन सा है, बेस कहाँ हमला करता है? हाँ, एच पे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ हमला करता है? क्या लिखवाया गया है ये? हाँ, ऊपर डायग्राम भी चमक रहा है उधर का। अब ये कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आप लोगों को पता है, वो क्या है समझ लो। आप लोगों ने एसिडिक एसिड जानते हैं, एसिडिक एसिड जानते हैं आप लोग। इधर देखो आप, एसिडिक एसिड जानते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ पहले अभी आपको लिखना है, सुनना है। HFSCl HBrOHI, इन चारों में से सबसे लल्लन टॉप एसिड कौन सा होता है? ये HI है ना, HI अच्छा एसिड है। तो HI अच्छा एसिड है, तो F माइनस जो होगा वो अच्छा बेस होगा। क्या होगा? अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो का रहेगा, रुको इधर देखो, ऑर्डर रहेगा 1 then 2 then 3 then 4 रहेगा। तो पहला तरीका तो मैंने बताया। दूसरा तरीका, किसकी हवेली छोटी है? फ्लोरीन की हवेली छोटी है, तो ना स्मॉल साइज हुआ, तो डेंसिटी क्या होगी इसके अंदर? हाँ, स्मॉल साइज, हवेली छोटी है तो ना इसके साइज के अंदर तो माइनस चार्ज भी है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। जिसका वॉल्यूम, जिसके अगर साइज अगर छोटी है तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, तो ये डोनेशन जल्दी करेगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? किसको डोनेशन करना है? एच के साथ। इसीलिए ये एच से अच्छी फ्रेंडशिप करता है या एच बॉन्डिंग जल्दी बनाता है। ये अच्छा बेस है क्योंकि हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उसके साथ क्या करेगा? एच बॉन्डिंग बनाएगा, फ्रेंडशिप करेगा। फ्रेंडशिप कैसे करेगा? एच बॉन्डिंग बनाएगा। क्या यहाँ से बात की हो रही है? तो मैं लिख देता हूँ स्मॉल साइज है और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी, इसी वजह से ये आपका अच्छा बेस होगा। ठीक है, अब बात करें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की बात करें। न्यूक्लियोफाइल के अंदर मामला हो जाता है उल्टा, अपोजिट है। तो 4 3 2 then 1। अब क्यों है तो मैं एक डायग्राम से बता रहा हूँ। इधर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे हमला करता है? कार्बन हमला करता है। अब सुनना है सभी लोगों को। हमने एक बहुत बड़ा बीकर लिया, इस बीकर में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। क्या पानी पीपीएस है? सोच लो। पीपीएस क्या होता है? पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें एक्टिव एच हो। अरे हाँ, है ना। इस पूरे बीकर में पानी भरा हुआ है और उसके बॉटम में ये रखा हुआ है कार्बन। क्या रखा हुआ है? कार्बन। और आपने FCl BrI को यहाँ पे डाल दिया। जब ये डाल दिया आपने, तो ना इनमें से जब चारों को डालेंगे तो पानी के एच के साथ कौन फ्रेंडशिप पहले करेगा? फ्लोरीन या आयोडीन? अभी तो बताया मैंने कि इन चारों में से हाइड्रोजन साथ दोस्ती कौन करेगा? फ्लोरीन दोस्ती करेगा। अरे हाँ, तभी तो आपने कहा कि ये अच्छा बेस होता है। तो इन चारों में से पानी की एच के साथ फ्रेंडशिप करेगा फ्लोरीन, उसके साथ बनाएगा एच बॉन्डिंग और वो घुल जाएगा। मतलब वो जो होगा वो उसका हो जाएगा सॉल्वेशन। बुक्स लिखती है सॉल्वेशन हो गया है। सॉल्वेशन मतलब होता है पानी के एच के साथ फ्रेंडशिप करेगा, एच बॉन्डिंग बनाएगा, घुल जाएगा, सॉल्वेशन हुआ है। तो फ्लोरीन जो है पानी के एच के साथ फ्रेंडशिप करेगा,
तो ना ये I माइनस होगा, वो यहाँ तक ट्रेवल करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा। एच पे किसने, एच के साथ किसने दोस्ती करी? फ्लोरीन ने। कार्बन के साथ किसने दोस्ती करी? इसीलिए यहाँ पर आयोडीन जो है पहले आया है, फ्लोरीन जो है सबसे लास्ट में आया है। तो यहाँ पे पंच लाइन क्या होगी? जो छोटा होगा वो घुल जाएगा, जो स्मॉल साइज होगी वो डिजोल्व हो जाएगा, और जो लार्ज साइज होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा। जो स्मॉल साइज होगा वो क्यों डिजोल्व हो जाएगा? क्योंकि वो एच बॉन्डिंग पहले बनाएगा। AfCl हाइड्रोजन के साथ किसने फ्रेंडशिप करी? तो वो अच्छा बेस होगा। कार्बन के साथ किसने अच्छी फ्रेंडशिप करी? आयोडीन ने। तो इसलिए आपका ये पहले आपका आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? मैं इसको लिख रहा हूँ, उसको चीज ध्यान रखो, रखना है, बट एक डायग्राम से बनाया आप लोग। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसके अंदर। स्मॉल साइज, more H bond, more soluble। जब आपको कोई सॉल्वेंट ना दिया जाएगा, सॉल्वेंट नहीं लिया जाए, बाई चांस सॉल्वेंट दिया ही ना जाए, सीधा पूछ ले बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या मानोगे आप? पानी मानोगे। क्यों मानोगे पानी? जल ही जीवन है। मैंने बताया था आपको। अगर कुछ भी सॉल्वेंट ना दिया जाए तो मानेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है। याद रखना है, जल ही जीवन है। कौन है ये? इस विंग से भी कौन है बताओ उसने? मुझे लगता है हाँ हाँ। कौन है बताओ कैसे? पीछे से आवाज आई। ठीक है। और सेकंड रो में पीछे- और पीछे से देखो कितने प्यारे बच्चे थे, वो सच्चे बच्चे हैं, मन के सच्चे। फोर्थ रो में आवाज नहीं आई है। ना फिफ्थ के अंदर। नहीं वो कर सकते नहीं, बहुत भोले बच्चे। उसका सिक्स में रो कतई नहीं। उधर वो प्यारे बच्चे देखो। और पीछे वाले नहीं। पीछे वाले और कौन सा वाला? ये क्या कहते हैं? क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करें। एग्जाम्पल नंबर वन मैंने किया, एग्जाम्पल टू आप करेंगे। बेसिसिटी न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर पता करिए। एग्जाम्पल थ्री आपको समझाऊंगा मैं, आपको लिखे आप लोग।
जो स्मॉल साइज होगा उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, एच के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो एच पे अटैक ये करेगा। इससे अच्छा बेस है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एसिड रेजिस्टेंस जो होती है, एच अच्छा एसिड होता है तो एफ माइनस जो अच्छा बेस होगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के अंदर हम लोग सोचते हैं कि कार्बन पे अटैक जो करता है, अब यहाँ पे फ्लोरीन जो था वो तो एच पे अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे आई माइनस यहाँ तक ट्रेवल करेगा, अटैक सबसे पहले कर लेगा पीपीएस के अंदर। ठीक। फ्लोरीन कहाँ चला गया? डीजल हो गया। कैसे डीजल हुआ? एच बॉन्डिंग बनाई। ठीक। ये जो है, इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल दिया, एग्जांपल सेकंड, वो इसी से कॉन्सेप्ट से होगा। ऑक्सीजन और सल्फर क्या दोनों एक ग्रुप के होते हैं? नहीं, ग्रुप के नहीं है। ग्रुप के हैं तो इनमें बेसिटी का ऑर्डर कैसे देखेंगे? किसकी हवेली छोटी है? तो क्या उसकी ऑक्सीजन में डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो आपका अटैक करेगा। ठीक। ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन एच बॉन्डिंग बना रहा है? ज्यादा कौन बनाएगा? इसलिए बनाएगा, डेंसिटी ज्यादा है उसके पास। ना, कार्बन में पहले हमला कौन करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन एच के साथ बॉन्डिंग बना लेगा तो वो घुल जाएगा पानी के अंदर, लेकिन सल्फर नहीं घुलेगा, अटैक करेगा। तो ना, टू देन आपका वन रहेगा। तो इस दोनों ही एग्जाम्पल नंबर वन और एग्जाम्पल टू के अंदर न्यूक्लियोफाइल और बेसिस का ऑर्डर अलग अलग रहा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। तीसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर सेकंड केस का है। सेकंड केस, 1 2 3 एल्कोक्साइड आयन। जब कभी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस आता है तो उसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। इससे इसका नाम होता है इथोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन ये होता है आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपोक्साइड आयन, और ये होता है टर्शी बुटोक्साइड आयन। अब देखते हैं यहाँ पर इन तीनों में आप देखिए, यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, और ये भी प्लस आई ग्रुप है। ये तीनों प्लस आई ग्रुप है। तीनों प्लस आई जो है सप्लाई करेंगे, सप्लाई कर, ये भी सप्लाई करेगा, ये भी सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा, तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ना जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन पे पहले अटैक करेगा। इसलिए 3 then 2 then 1 लिखा है मैंने, मोर प्लस आई ग्रुप। ये अच्छा बेस क्यों है? अच्छा बेस क्यों है? डेंसिटी डेंसिटी ज्यादा कैसे हो गई यहाँ पर? क्योंकि प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, सप्लाई करेंगे इसको। लेकिन अगर बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे हमला करता है? कार्बन पे हमला करता है। कार्बन खुद बल्कि है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये कार्बन पे हमला करेगा तो कार्बन भी बल्कि है और उस पे भी काफी सारे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों आपस में क्राउडिंग क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए बेचारा ये भले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन ये अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग होगी। इसीलिए ये वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो लिखा है इसके अंदर, थर्ड के अंदर, इसमें मोर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये अटैक कार्बन पे कम करेगा क्योंकि क्राउडिंग हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आपने हर चीज लिखी है ताकि जब रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो क्लियर करेगा। इसको आप लिखें। समझ में आया? लिख लिया? बताओ, खड़े होकर एक्सप्लेन करो। क्यों खड़े नहीं होते? पास में। हाँ, मैंने कहा तुम्हें खड़े होकर एक्सप्लेन करा, तेरे को नहीं आएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? हाँ। हाँ, ठीक है। प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं होगा? कौन सा? लास्ट में थर्ड की बात करता हूँ, एग्जाम्पल 3। क्योंकि कार्बन खुद बल्कि है। इसको न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कार्बन पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये कार्बन पे अटैक करेगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर खुद क्राउडिंग होगी, तो वहां पे मतलब बल्कीनेस होगी, तो वहां पे क्राउडिंग होगी, तो रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए वो कार्बन पे अटैक कम कर पाएगा। हाइड्रोजन तो हल्की होता है, अरे हाँ है ना, तो इसको हाइड्रोजन पे अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कार्बन पे दिक्कत आपको आएगी। बैठिए, क्या पास में बगल वाले को समझ में आया? पूछो उसको, इसको पास वाले को। तुम्हें आ गया था, इसको नहीं आया था? अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक चीज है, उसका नाम है लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल एक्स माइनस। इधर लिविंग ग्रुप में कोई एग्जांपल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफी जो है रिपीट हो जाएगा हर चीज। इधर देखिए, यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो यहाँ अटैक करेगा और इस एक्स को निकालेगा यहाँ से। ये एक्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर निकलेगा, अरे हाँ है ना, तो इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर निकलेगा तो ये एक्स माइनस बनाएगा, तो ये होगा लिविंग ग्रुप। इसका देसी नाम होगा चोर। क्या नाम होगा? चोर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा चोर कौन सा होगा, जो पकड़ा जाए वो, या फिर चुराए हुए पैसे को सेट करे वो? वो कह रहा है पकड़ा जाए। जो जितना बढ़िया चोर, लल्लन टॉप चोर वही होगा जो चुराए पैसे को सेट करे, कभी ना पकड़ा जाए, अरे हाँ है ना। तो जितना माइनस चार्ज जितना स्टेबल है, जितना माइनस स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी GOC1 में आपने कर रखी है? तो जितना माइनस स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिखें, क्वेश्चन करेंगे आगे चल के इसके। स्टेबल माइनस चार्ज विल बी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप लिखा है, ये लविंग ग्रुप नहीं है। हाँ, तुम नहीं सोच रहे थे। मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कितने भड़कते हैं। लिखे हैं इसको, GOC1 के अंदर। योगी भाई ऐसा नहीं करते। हम्म, ठीक, बात ना करें। हम लोग अब मेन रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं, SN1 SN2। मैं इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से इसको कॉपी करें, मैं इन दोनों का फर्क का समझाऊंगा। इसका नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर। क्या हुआ? अरे बताओ ना, घबरा क्यों रहे हो? नहीं, मेरे को तो फ्री हैंड दे रखा है कि आप इनको ठीक कर दो थोड़ा सा। बताओ ना, क्या क्या चाहिए बताओ। लिखना नहीं है? हाँ, कोई इधर CR की आवाज निकाल रहा है, लोमड़ी की आवाज निकाल रहा है, कोई जो है अलग ही लेवल पर है, इनका अलग ही चल रहा है। फ्रस्ट्रेट हो क्या? हाँ, फंडे चाहिए आपको? तुम वैसे ही, कोई टेंशन की बात नहीं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, बहुत खुश हो अपनी लाइफ के अंदर। हाँ। कभी लगा ये तुम डिप्रेस हो? कभी नहीं लगा मेरे को तो। आज तक एक भी क्लास ऐसा नहीं लगा मेरे को कि तुम्हारा जो है एंजूस लेवल जो है वो, हाँ वो हादसा हो गया वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज
तुम्हारे मतलब जो चिड़िया की आवाज, भेड़े की आवाज, उल्लू की आवाज, हाँ निकाल रहा, कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं, वो कैसे डिप्रेस हो सकते हैं? हर हरकतें तो हो रही है यहाँ पर। बस हो गया, अब लिखें। कौन है यार ये? अब की बार किया तो मैं याद रखना, क्लास ये ऑनलाइन ऑफ करूंगा, उसके बाद फिर ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा तुम्हारे कान में तो खून आएंगे। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? लिखें इसको। जो लिखा है उसको चुपचाप लिखें। SN1 SN2 को मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, उसको फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेहतर होगा इसको आप लिखें। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू सॉल्वेशन बाय वाटर। पूरा नाम लिखा है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये है बाई मोलिक, ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाई मोलिकुलर। इधर आने वाले 4 लेक्चर तक NSR चलेगी, तो अटेंशन पे करते हैं ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और उसको समझाने के लिए देसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर सुनना है। NSR का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के 2 रास्ते हैं, उन रास्तों को बोला गया कि एक को बोला गया SN1, एक को बोला गया SN2। इधर इधर SN1 में जो वन है, इस वन को बोला गया है यूनिमोलिक्यूलर। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। SN2 में टू जो है वो है बाई मोलिकुलर, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? अब इसमें क्या होता है, ये SN1 होता कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। 2 स्टेप, वो यहाँ पर है 1 स्टेप। यहाँ कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। और यहाँ पे क्या है? 1 स्टेप। इस स्टेप में मान लो, जो मान लेते हैं हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बाहर से कोई एक इंसान आता है, उसको आपकी जगह उसको आपकी जगह बैठना है। पहला केस, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आपको आपकी जगह बैठना है, और आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और आप जो है उसके आपकी जगह से उठे और वो आपकी जगह बैठा आके। तो 2 स्टेप में हुआ कि पहले उसने आके रिक्वेस्ट करी, आप अपनी जगह से उठ गए, तो पहली स्टेप में आपने जगह खाली करी। दूसरे स्टेप में वो आपकी जगह बैठ गया। दूसरा केस, कि अगर वो बाहर से आता है, वो आपसे बहुत पावरफुल है, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आपको एक मारेगा मुक्का और आपको हटा के बैठ जाएगा। तो पहली स्टेप में हुआ था, रिक्वेस्ट हुई थी, जगह खाली हुई थी। और दूसरे स्टेप में क्या, दूसरे केस में ये हुआ था कि वहां पर सीधा आपको उसको आपको हटा के बैठ गया। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, कि यहाँ पर ये है वाटर, क्या है? वाटर।
वाटर की वजह से ये बॉन्ड जो पोलर था तो और पोलर हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है? बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो इस पानी की वजह से बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। तो आर प्लस और आर माइनस जो है यहाँ पे जो है आयंस बने। ये प्लस चार्ज जो बनता है, ये प्लस चार्ज जो बनता है, ये है वैकेंट, यहाँ पर खाली घर है। क्या ये? खाली घर, वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ना ये अटैक करेगा तो ना यहाँ आर एन यू बन जाएगा। ये पानी कैसे के बॉन्ड कैसे तोड़ रहा होता है? ऐसे कई दोस्त होते हैं ना, जो दो दोस्तों के बीच में लड़ी हो जाए तो तीसरा एक और दोस्त होगा, वो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई साहब तेरे लिए उसने ऐसा ऐसा कहा, उसको बोलेगा बता तेरे लिए उसने ऐसा कहा। तो तीसरा दोस्त जो होगा वो उस दोस्ती को जो है और ब्रेक करेगा, वो आग में घी लगाएगा। अरे हाँ, है ना? या फिर ऐसा भी किसने दो दोस्तों के बीच में जो है थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है तो उसके अंदर पूरा जो है आपका वो आग लगा देगा उसके अंदर। क्या ऐसे दोस्त होते हैं? तो यहाँ पर क्या है? सांप होते हैं। बहुत ही बढ़िया। इधर तो वाटर जो है यहाँ पर जो है वो ये फ्रेंडशिप को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया, इस वाटर की वजह से हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। किसकी वजह से हुआ है? वाटर ना ब्रेकअप हो चुका है तो ना यहाँ जगह खाली हुई, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। दूसरा केस, अगर ये न्यूक्लियोफाइल काफी स्ट्रांग है, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि जगह खाली होगी, वो अटैक करेगा। सीधा वो अटैक करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आर एन यू बनेगा, पर निकलेगा एक्स माइनस। यहाँ तक बात की हो रही है। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। तो रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में आपने रेट एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही रेट डिपेंड करती है। यहाँ तो बात की हो रही है। यहाँ पर ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ था? पानी था ना साहब यहाँ पर। अरे हाँ, है ना? पानी सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट को रेट एक्सप्रेशन में शामिल नहीं किया जाता है। ये बात तुम्हें पता ही नहीं है, बताओ। पता है क्या? तो पानी को यहाँ नहीं लिखा जाता है, केवल और केवल यहाँ पे आर एक्स को लिया जाता है। तो कितने मोलिक्यूल है यहाँ पर? एक। इसलिए बोला क्या? यूनिमोलिकुलर। क्या आपको समझ में आया? इसको आप लिखें, मैं बाकी के दो बातें लिख रहा हूँ, खत्म करते हैं इसको, लिखें। अगले लेक्चर में इसको पूरा और समझेंगे डिटेल के अंदर। लिखें इसको आप लोग। मॉड्यूल लिख लिए? चार बार तो देखा है मैंने कि तुम बातें हो रही, तीनों इतनी जगह खाली है तो आगे सट के बैठे हो।
आज का स्पेसिफिक मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ वो ये है कि 3 तो क्वेश्चन है मॉडल के, जीओसी पेज नंबर लिख दिया मैंने, और 12th एनसीईआरटी में ईएसआर ऑफ फिनोल, ईएसआर ऑफ एनिलीन, ये 12th एनसीईआरटी में फिनोल चैप्टर में है, ये एनिलीन चैप्टर में, दोनों के चैप्टर अलग अलग है, वहाँ पे ईएसआर हेडिंग लिखा हुआ है, आप आराम से उसको पढ़ें, मार्क करें कि हाँ ये पे है, ये इस तरह से लिखा गया है। बाकी तो उसके अंदर हम लोगों ने अपने नोटबुक के अंदर उसको बहुत ज्यादा इलोबरेट कर रखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।